मैं विकास कुमार काका हिस्ट्री वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे भारत के नामकरण के बारे में। आपने अपने देश के विभिन्न नामों के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा और लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन ये नाम समय के साथ बदलते रहे। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल आते आते अनेक नाम प्रचलन में रहे, जैसे आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। तो आज हम इन्हीं नामों के बारे में संक्षेप में जानेंगे। तो आइए देखते हैं आर्यावर्त। आर्यावर्त शब्द का अर्थ है आर्यों का निवास स्थान। एशिया माइनर में प्राप्त बोगजगोई का एक अभिलेख है जिसमें वैदिक कालीन 4 देवताओं का वर्णन मिलता है, यानी कि वैदिक काल के 4 देवताओं के नामों का उल्लेख है। एशिया माइनर यानी मध्य एशिया में से जो हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसमें वैदिक कालीन 4 देवताओं का वर्णन है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। तो ये ऋग्वेदिक कालीन देवता हैं। इसी आधार पर विद्वानों ने ये माना कि भारत में आर्यों का आगमन एशिया माइनर से ही हुआ था और वह आकर भारत में सप्त सैंधव यानी सिंधु के क्षेत्र में आकर बसे थे। राजशेखर की एक पुस्तक काव्य मीमांसा में नर्मदा नदी के उत्तर के भाग को आर्यावर्त कहा गया है और कई स्रोतों में हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत श्रेणी तक और बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक के भूभाग को आर्यावर्त माना जाता है। अर्थात प्राचीन काल में हमारे देश को आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि आर्य यानी ऋग्वेदिक संस्कृति का विकास आर्यों के आगमन के बाद भारत में होता गया। ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वेदिक काल की अगर हम बात करें तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक ऋग्वेदिक काल माना जाता है और 1000 बीसी से 6000 बीसी तक, 1000 बीसी से 600 बीसी तक ऋग्वेदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। तो प्राचीन काल में भारत को आर्यावर्त नाम से जाना जाता था। अब हम बात करेंगे जम्बूद्वीप की। तो जम्बू संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है जामुन। वैसे तो जम्बूद्वीप शब्द कहीं कहीं संपूर्ण एशिया के लिए भी आया है, लेकिन वर्तमान भारतीय जो क्षेत्र है वहां जामुन के वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसे जम्बूद्वीप कहा गया। मौर्यवंशीय शासक सम्राट अशोक के जम्बू द्वीप तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड जम्बू द्वीप। तो मौर्यवंशीय जो शासक सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा। तो सम्राट अशोक के अभिलेखों में भी भारत के लिए जम्बूद्वीप शब्द आया या उल्लिखित है और वर्तमान में थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, बाली, सुमात्रा, इन देशों में आज भी हमें जम्बूद्वीप नाम प्रचलन में देखने को मिलता है। अर्थात इससे तात्पर्य यह है
या इससे हम ये समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में ये जो क्षेत्र हैं यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं, ये जो मैंने नाम आपको बताया, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, ये कभी भारत का हिस्सा रहे होंगे, लेकिन आज वर्तमान में ये अलग देश हैं। लेकिन जो जम्बूद्वीप नाम है वो आज भी प्रचलन में है। अर्थात इससे हमें ये पता चलता है कि भारत का प्राचीन काल में कभी नाम जम्बूद्वीप भी रहा होगा। अब हम जानेंगे भारत के अगले नाम, जो सबसे यानी जितने भी नाम भारत के हुए उनमें सबसे अगर कोई प्रचलित नाम है तो वो है भारत। तो अब हम जानेंगे भारत के बारे में। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार महर्षि विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला और पुरुवंशीय राजा दुष्यंत के पुत्र भरत ने जब इस संपूर्ण भूभाग को जीत लिया और वह जो जीतने के बाद वह चक्रवर्ती सम्राट कहलाए, माना जाता है कि उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, या उन्हीं के नाम पर इस देश को भारत के नाम से यानी भरत के नाम पर ही इस देश को भारत के नाम से जाना जाता है। लेकिन इससे भी प्राचीन एक युद्ध का वर्णन हमें मिलता है, दासराग युद्ध का। यानी कि उसमें जो 10 राजाओं का युद्ध है, जो पारसुड़ी यानी वर्तमान रावी नदी के तट पर हुआ था, उसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है हमें। अब ऋग्वेद में आपको पता है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तो 10 मंडल में जो सप्तम मंडल है, जो महर्षि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है, वो जो 7वां मंडल है, उस मंडल में दासराग युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें 5 आर्य और 5 अनार्य राजा मिलकर भरत जन के राजा सुदास के साथ युद्ध करते हैं और अंततः इस युद्ध में सुदास की विजय होती है। जो भरत यानी कि भरत जन के राजा कहलाते थे, वो त्रस्तु वंश के थे या त्रस्तु कबीले के थे। अब उसमें जो भरत जन हैं, कहा जाता है कि उन्हीं भरत जनों के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। अब जैन मान्यताओं की अगर बात करें तो जैन मान्यताओं में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के बड़े पुत्र महायोगी भरत के नाम पर भी कहा जाता है कि इस देश का नाम भारत पड़ा। तत्कालीन उड़ीसा के यानी प्रथम शताब्दी में चेदी वंश के शासक खारवेल ने प्राकृत भाषा में एक अभिलिखित कराया था, जिसको हाथी गुंफा अभिलेख के नाम से इतिहास में जाना जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख इस हाथी गुंफा अभिलेख में मिलता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी नामक पुस्तक में एक प्रदेश के रूप में भारत का वर्णन मिलता है, जो तत्कालीन जनपदों की भांति एक जनपद हुआ करता था। अर्थात अनेक मान्यताएं हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख जो सर्वमान्य हैं, उन्हीं को मैंने आपको बताया है। उनके आधार पर हम समझ सकते हैं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। अब हम देखेंगे हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो मध्यकाल में हिंदुस्तान देखते हैं।
फारसी भाषा में सा को हा पढ़ते हैं। फारसी भाषा में सा को हा पढ़ते हैं। तो जब भारत में फारसियों या ईरानियों का आगमन हुआ तो उन्होंने सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र को हिंदू कहा, यानी उन्होंने सिंधु के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। और जब अरब से, यानी कि अरब मुसलमानों का जब यहां आगमन हुआ तो उन्होंने इस क्षेत्र को अल हिंद कहा। क्या कहा? अल हिंद। अल हिंद अर्थात हिंद का देश, अर्थात हिंद का देश, हिंद का देश। इन्होंने अल हिंद का अर्थात हिंद का देश। और तुर्क मुसलमानों ने मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत में हिंदुस्तान शब्द सर्वाधिक प्रचलित हो गया। लेकिन इन सब में, इन सब के अगर हिंदुस्तान शब्द की बात करें तो ईरानी शासक शाहपुर प्रथम के, ईरानी जो शासक थे शाहपुर प्रथम, शाहपुर प्रथम, शाहपुर प्रथम के अभिलेख नक्शे रुस्तम, नक्शे रुस्तम, नक्शे रुस्तम के अभिलेख में सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का वर्णन मिलता है। तुर्क मुसलमानों ने हमारे देश को हिंदुस्तान नाम दिया और हमारी भाषा को हिंदवी कहा। तो इस प्रकार हिंदुस्तान मध्यकाल में सर्वाधिक प्रचलन में रहा। अब हम जानेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया नाम हमारे देश को सर्वप्रथम यूनानियों ने दिया। यूनानियों में हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास के जनक या इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है, उन्होंने इंडिया नाम सर्वप्रथम दिया। उनकी पुस्तक हिस्टोरिका में इसका वर्णन मिलता है। अब यूनानी भाषा में सिंध को हिंडोस कहा जाता है और हिब्रू भाषा में होडू, हिब्रू भाषा में होडू और लैटिन भाषा में इंडस। तो 16वीं शताब्दी तक भारत और हिंदुस्तान नामों का अधिक प्रचलन था। लेकिन भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ ही इंडिया नाम धीरे धीरे अधिक प्रचलित होता गया, जो आज भी प्रचलन में है। भारतीय संविधान में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत। आज के लिए इतना ही, और हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में।